नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें अगले आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान निर्मित ड्रोन द्वारा रूसी सेना ने प्रमुख इमारतों को बनाया निशाना। सैकड़ों गांवों में हमले के बाद बिजली आपूर्ति बाधित, कई लोगों की मौत का दावा। यूरोपीय संघ की ईरान के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमलों में ईरानी ड्रोन के प्रयोग और हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर ईरान सरकार की सख्ती से बढ़ी नाराजगी। ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की तैयारी। नहीं थम रहा है हिजाब को लेकर ईरान में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। ईरान की महिला एथलीट एलनाज रेकाबी ने प्रदर्शनकारियों का दिया साथ। सियोल में आयोजित एशियन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता के फाइनल में बिना हिजाब के लिए हिस्सा। टैक्स कटौती के लगभग सभी ऐलानों से पीछे हटी ब्रिटेन की लिज ट्रस सरकार। नवनियुक्त वित्त मंत्री ने 3 सप्ताह पहले घोषित लगभग सभी कटौतियों से किया किनारा। लिज ट्रस पर विपक्ष के आक्रामक जुबानी हमले। लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा आगामी फीफा विश्व कप का खुमार। मैक्सिको पहुंची ट्रॉफी का लोगों ने किया दीदार। कतर में इस साल 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होना है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन। और सबसे पहले खबरें रूस यूक्रेन संकट की। रूस यूक्रेन की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने सोमवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंडी यर्मक ने कहा कि राजधानी कीव के शेवचेनक्विस्की शहर में रूसी सेना ने ईरान में बने कामिकाजे ड्रोन से हमला किया है। इसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एक बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई है। हमले में कम से कम 3 लोगों के मौत की खबर है और 18 लोग घायल हुए हैं। करीब एक हफ्ते बाद एक बार फिर भीषण मिसाइल हमले से कीव दहल उठा। हर तरफ तबाही का मंजर, आग की लपटें, अफरा तफरी का माहौल। किसी अनजाने हमले और अनहोनी की आशंकाओं के बीच लोग दहशत में सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हैं। पिछले सोमवार की तरह इस बार भी रूसी मिसाइल का निशाना बना कीव का मध्य हिस्सा। अधिकतर विस्फोट मध्य जिले के उसी हिस्से में किए गए जहां एक सप्ताह पहले भी रूसी मिसाइल ने खेल के मैदान और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारतों के पास चौराहे को निशाना बनाया था। सुबह सुबह एक के बाद एक कई मिसाइलों की आवाज से कीव के लोगों की नींद खुली तो बदहवास भागते नजर आए। हमले में कामिकेज और साहो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूसी सैनिकों ने कीव रेलवे स्टेशन सहित लगभग पूरे शहर को अपना निशाना बनाया। हमले के बाद लोग बंकरों में छिपकर खुद की सुरक्षा की। राजधानी का मध्य शेवचेंको जिला इस हमले से प्रभावित हुआ है और निवासियों से जान बचाने के लिए शरणार्थी केंद्रों का रुख करने का आग्रह किया गया। रूसी सैनिक हमारे शहर में मानवीय तबाही करना चाहते हैं। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के 200 से अधिक इमारतें रूसी हमलों से नष्ट हुई हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके सैनिकों ने सटीक हथियारों का उपयोग करके यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और बुनियादी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रूसी विमानों और तोपखाने ने डोनेट्स्क क्षेत्र में सोलेदार में एक सहित विभिन्न स्थानों पर 6 यूक्रेनी गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया। रूस ने रूसी सैनिकों के यूक्रेन द्वारा दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में हमले के प्रयास को विफल करने में सफलता हासिल करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन का दावा इसके ठीक उलट है। यूक्रेनी शहरों पर ताजा बमबारी में सभी निर्दिष्ट लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा, जिसमें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन द्वारा दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को भंग करने के प्रयास को भी विफल कर दिया गया।
कुल मिलाकर हमने अब तक 37 क्रोमी केज ड्रोन को नष्ट किया। हमारी प्रारंभिक गणना से पता चलता है कि कम से कम 85 से 96% तक रूसी हमले को हमारी वायु सैनिकों ने नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति ने कीव को लेकर यह बयान दिया था कि यूक्रेन पर बड़े हमले की जरूरत नहीं है। उन्होंने यूक्रेन को नष्ट नहीं करने की बात भी कही थी। बावजूद इसके रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार कीव के मध्य क्षेत्र को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ यूक्रेन द्वारा अलगाववादियों के 4 क्षेत्रों को हथियाने के बाद दोनों देश की सेनाओं के बीच डोनेट्स्क और लुहांस्क में जंग और तेज हो गई है। रूस ने अलगाववादी हिस्से से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया। उधर यूक्रेन की सेना का सीमा से सटे दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोड पर फिर से गोलाबारी करने की खबरें हैं। और रूसी हमले में इस्तेमाल किए गए कामिकेज ड्रोन का नाम है शाहिद 136। इस ईरानी ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ड्रोन को ईरान का सबसे घातक हथियार माना जाता है। यूक्रेन जंग में अपनी पकड़ मजबूत करने के मकसद से रूसी सेना ईरानी ड्रोन से हमले कर रही है और इसका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम है। ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है। ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का निशाना भी अचूक है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेनी रडार सिस्टम को निशाना बना रहा है, लेकिन वहीं ईरान ने इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा करार दिया है। रूस यूक्रेन के बीच ताज़ा लड़ाई के बीच ईरान निर्मित ड्रोन काफी चर्चा में है, क्योंकि रूसी सैनिकों ने कीव में पिछले कुछ हफ्तों में कामिकेज और शाहिद ड्रोन से हमला कर भारी तबाही मचाई। आत्मघाती ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन के पास कोई सटीक तकनीक मौजूद नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की पश्चिमी देशों से कई मौके पर एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसा वाकया सोमवार को भी सामने आया, जब 2 ड्रोन कीव के ऊपर दिखाई दिए तो यूक्रेनी सैनिकों ने इसे गिराने के लिए हवा में गोलियां चलाई, जिसके बाद ये ड्रोन हवा में तेज आवाज के साथ नष्ट हो गया। यूक्रेनी सैनिक द्वारा जारी वीडियो में दूर से आए ड्रोन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। पोर्ट सिटी मायकोलिव में सूरजमुखी के तेल से भरे टैंकों में इसी तरह के ड्रोन से आग लगा दी गई। ताज़ा घटनाक्रम के बाद यूक्रेन सहित पश्चिमी देशों ने रूस को ड्रोन की उपलब्धता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। हालांकि हर बार की तरह ईरान इन आरोपों को खारिज कर रहा है। ईरान ने इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा करार दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का ईरान हमेशा से विरोध करता रहा है। ईरान अपनी क्षमता के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने कई मुद्दों पर ईरान के खिलाफ घेराबंदी तेज करते हुए नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन और यूक्रेन में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल पर ईरान के कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाने का विचार हो रहा है। हमने आज सुबह फिर से रूस को कीव पर हमला करते देखा। हम यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के सैन्य प्रशिक्षण मिशन की स्थापना करने और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए और अधिक धन जारी करने की बात कर रहे हैं। प्रतिबंधों का ये एक और पैकेज होगा उनके खिलाफ जो ईरान में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों पर यात्रा प्रतिबंध होगा जो ईरान में कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास उपलब्ध यूरोपीय सेवाएं घटनाक्रम का सटीक विश्लेषण कर रही हैं। फिलहाल ड्रोन की उपलब्धता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सही है कि रूस ने यूक्रेन में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अभी हम विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का मुख्य हथियार अब ड्रोन बन चुका है। अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने के लिए दोनों ही पक्ष बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तोपों को निशाना बनाना हो या दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना, यहां तक कि जमीन पर हमले करने में ड्रोन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में तुर्की के TB2 ड्रोन ने रूसी सैनिकों के काफिलों को कीव की तरफ बढ़ने से रोक दिया था, जबकि रूस के पास ईरान का शहीद 136 ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर खुद को उड़ाने के साथ जोरदार धमाका करता है। यही नहीं, ईरान निर्मित कामिकाजे ड्रोन भी कम खतरनाक नहीं है। ये ड्रोन धीमी गति से और कम आवाज करते हुए चलते हैं। बहरहाल कुछ वर्ष पहले तक युद्ध परंपरागत तरीके से लड़ा जाता रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देशों द्वारा सारी विधाओं को आजमाया जा रहा है। इसलिए इस युद्ध के और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि 8 महीने की लंबी यात्रा तय कर चुका युद्ध का अंजाम अभी तक
भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। स्वीडन की संसद ने सोमवार को कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के 59 वर्षीय नेता उल्फ क्रिस्टन्स को नया प्रधानमंत्री चुन लिया। क्रिस्टन्स ऐसे गठबंधन के प्रमुख होंगे जिसे दक्षिणपंथी पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स का समर्थन हासिल है। उनके गठबंधन में 3 दल शामिल हैं। क्रिस्टन्स 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित हुए। मंगलवार को क्रिस्टन्स सरकार के कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। हालांकि नए नेता के 3 दलों वाले गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक संसद में उनके खिलाफ बहुमत ना हो। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। ईरान में महसा अमीनी की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध बढ़ता जा रहा है। करीब 1 माह से जारी प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। अब विरोध का दायरा भी और व्यापक होता जा रहा है। सियोल में आयोजित एशियन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता के फाइनल में ईरान की एक महिला एथलीट एल्नाज रेकाबी बिना हिजाब के जब मैदान पर उतरी तो उनके इस निर्णय का हर किसी ने प्रशंसा किया। तुर्की में भी हिजाब विरोधियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की खबर है। ईरान की रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कहानी कितनी तेजी से बदल रही है, इसकी एक और मिसाल दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में देखने को मिली, जब ईरान की एक महिला एथलीट एल्नाज रेकाबी एशियन क्लाइंबिंग प्रतियोगिता के फाइनल में हिस्सा लेने बिना हिजाब के मैदान पर उतरी। वीरता से भरे उनके इस निर्णय की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। एल्नाज टूर्नामेंट में अपने देश ईरान का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और ईरान की महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता में भी हिजाब अनिवार्य है। एल्नाज रेकाबी के इस कदम को हिजाब के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस्लामी गणराज्य की मृत्यु चाहती हूँ। हर कोई ऐसा चाहता है। ये केवल हिजाब के बारे में नहीं है, ये केवल महिलाओं के बारे में नहीं है, ये शासन के बारे में है। हम चाहते हैं कि ये शासन चला जाए। उधर तुर्की में भी हिजाब विरोधियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस्तांबुल शहर में ईरानी वाणिज्य दूतावास के सामने सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं की आजादी के हक में नारे लगाए और ईरान की रूढ़िवादी सोच को आईना दिखाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दूतावास के सामने पुलिस तैनात नजर आई। गौरतलब है कि ईरान में पिछले करीब 1 महीने से लोग हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बदलते दौर में फलस्तीन की गाजा पट्टी भी सिनेमा की धमक से अछूती नहीं रही। गाजा पट्टी में रेड कारपेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन और इसमें 11 डेज इन मे का प्रदर्शन भी किया गया। इनमें मई 2021 में इजराइल और गाजा आतंकवादियों के बीच 11 दिवसीय युद्ध में मारे गए 66 बच्चों की कहानी बयां की गई। गाजा पट्टी के लोगों में फिल्म को देखने के लिए जबरदस्त जोश और उत्साह दिखा। वहां सिनेमा की बहाली के नए युग की तरफ भी कदम बढ़ा है। लोग इसे बदलाव का संकेत मान रहे हैं। दुनिया रूढ़िवादिता की रीढ़ को तोड़कर नए युग की तरफ बढ़ रही है। हिजाब के खिलाफ ईरान में हो रहे प्रदर्शन इसका जीवित उदाहरण है। जमाने के साथ चलने के प्रयास अब कट्टर इस्लामिक देशों में भी किए जा रहे हैं। फलस्तीन की गाजा पट्टी जैसी धरती पर सिनेमा की धमक ने लोगों में नए उत्साह को जन्म दिया है। सिनेमा हॉल तो यहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में आतंकवादियों की विनाशकारी सोच ने उनको न केवल वीरान कर दिया था, बल्कि धमाकों की आग ने उनके वजूद को ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब बाहर के दिन लौट रहे हैं। गाजा पट्टी में रेड कारपेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बदलते मौसम की बानगी है। उद्घाटन समारोह में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति ने सिनेमा के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया। फेस्टिवल में 11 डेज इन मे का प्रदर्शन किया गया, जिसे गाजा के निर्देशक मोहम्मद सवाफ और ब्रिटिश निर्देशक माइकल विंटर बॉटम द्वारा सह निर्देशित किया गया है। इस फिल्म में मई 2021 में इजराइल और गाजा आतंकवादियों के बीच 11 दिवसीय युद्ध में मारे गए 66 बच्चों की कहानी बयां की गई है। हमने उनकी खूबसूरत यादों, उनके चुटकुलों और उनके सपनों पर ध्यान केंद्रित किया, ये संदेश देने के लिए कि वो बच्चे केवल नंबर नहीं थे, वे भविष्य के प्रोजेक्ट थे।
और दुनिया के बाकी बच्चों की तरह उनके भी सपने थे। हम दो मुख्य चीजों पर काम करते हैं। पहला, फिलिस्तीनी सिनेमा उद्योग का समर्थन करना और गजा में सिनेमा घरों को फिर से खोलना है। मानवाधिकारों के मुद्दों की रक्षा के लिए भी हम काम करते हैं। वे मुद्दे जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हमारे लोगों से संबंधित हैं। गाजा पट्टी के लोगों में फिल्म देखने को लेकर जोश और उत्साह है। इनका मानना है कि सिनेमा के बहाल होने से उन्हें फिल्म देखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दो बच्चों की एक मां अमीरा हमदान इस कदम से अति प्रसन्न हैं। उनके अनुसार इस पहल से गाजा में सांस्कृतिक और सिनेमाई गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। गाजा के बाहर मैं लाइन में खड़ी थी और टिकट खरीदा। मुझे आशा है कि मैं यहाँ गाजा पट्टी में एक ही अनुभव से गुजरूंगी और मैं अपने छोटे से परिवार को एक साथ सिनेमा में एक फिल्म दिखा सकूंगी। उद्घाटन समारोह में इन प्रयासों की अवश्य सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि ये गाजा में सांस्कृतिक और सिनेमाई गतिविधियों को मजबूत करते हैं। गाजा में सिनेमा की बहाली नए युग की तरफ एक बड़ा कदम है। दर्शकों की भीड़ ये साबित करने के लिए काफी थी कि वो बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं और विश्व को इस धरती से शांति का संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मुकाबला रोचक होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, दोनों ही प्रत्याशियों के बीच बहस भी तेज होती जा रही है। चुनाव के दूसरे दौर की पहली बहस के दौरान भी दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सामने वामपंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा मैदान में है। पहले दौर के चुनाव प्रचार के दौरान लूला डी सिल्वा को 48% वोट मिले तो बोल्सोनारो को 43% वोट मिले। चुनाव प्रचार के दौरान लूला डी सिल्वा ने कोरोना के दौरान हुई मौतों को मुद्दा बनाया, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बोल्सोनारो लूला के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि लूला डी सिल्वा की पार्टी ने 14 साल के शासन के दौरान देश को भ्रष्टाचार और घोटालों में झोंक दिया। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सोमवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस के कर कटौती से जुड़े पूर्व में लिए गए सभी फैसलों को पूरी तरह उलट दिया। एक आपातकालीन वित्तीय वितरण में महंगे ऊर्जा बिल सपोर्ट को भी पूर्व की भांति समाप्त कर दिया गया। हंट का यह कदम देश के राजकोषीय स्थिरता के बारे में बाजार को आश्वस्त करने और पिछले महीने अपने पूर्ववर्ती के मिनी बजट के झटके को शांत करने के लिए किया गया। नए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ऊर्जा मूल्य गारंटी केवल अप्रैल तक सार्वभौमिक होगी और वो मूल रूप से योजना के अनुसार 2 साल के लिए नहीं होगी। हंट ने कहा कि सरकार के मिनी बजट में कई बदलाव किए गए हैं और 2 सप्ताह के बाद होने वाले मध्यम अवधि वित्तीय घोषणा से पहले इनका ऐलान करने का फैसला किया गया है। रविवार को चेकर्स कंट्री रिट्रीट में प्रधानमंत्री लिज ट्रस और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली के साथ वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने बैठक की। उसके बाद बीते शुक्रवार को ही यूके के ट्रेजरी में पदभार संभालने वाले नए वित्त मंत्री ने 31 अक्टूबर के लिए निर्धारित एक विस्तृत मध्यम अवधि की वित्तीय योजना के पहले कुछ उपायों को फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया। इस कदम के बाद से प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। और आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। फीफा विश्व कप का खुमार गहराता जा रहा है। फीफा विश्व कप इस साल कतर में आयोजित हो रहा है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस खेल का खेल प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके जोश का आलम यह है कि मैच देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। उधर जब विश्व कप ट्रॉफी अभी विश्व के दौरे पर है और रविवार को जब ये मैक्सिको में पहुंची तो लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। फीफा विश्व कप का शोर धीरे धीरे तेज हो रहा है। लोगों के सर पर अब इसका बुखार चढ़ने लगा है। इस साल फीफा विश्व कप का आयोजन कतर की मेजबानी में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक हो रहा है। 5 महासंघों की 32 टीमें ट्रॉफी पर कब्जे के लिए जी जान लगाएंगी। विश्व कप की ट्रॉफी अभी विश्व दौरे पर है। रविवार को ये मैक्सिको पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ट्रॉफी का दीदार किया।
मैक्सिकन लोग विश्व कप 2022 ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। उनके उत्साह का आलम यह था कि मैच देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। 37 वर्षीय कंप्यूटर इंजीनियर कार्लोस सेगुरा ने अपना वाहन बेच दिया है और विश्व कप के मैच देखने के लिए 4 साल से बचत कर रहे हैं। मैंने विश्व कप के 14 मैच देखने की योजना बनाई है। आवास और हवाई किराए पर मैंने लगभग 4,10,000 रुपए खर्च किए हैं। एक ट्रैवल एजेंसी को किराए पर लेने पर मुझे लगभग 24,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। कुछ प्रशंसक मायूस भी हैं क्योंकि महंगाई के कारण वो कतर जाकर मैच नहीं देख पाएंगे। इस बार फीफा विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसके चलते होटलों में भीड़ बढ़ गई है और अधिकतर होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। इस विश्व कप के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि होटलों में बहुत भीड़ है और 32 टीमों की वजह से होटलों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस बार फीफा के साथ प्रायोजकों और प्रेस का भी एक बड़ा दल है। कतर में होने वाले विश्व कप 2022 की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करते हुए उत्साहित प्रशंसकों ने ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाईं। ट्रॉफी को 16 और 17 अक्टूबर को मैक्सिको सिटी के पूर्व में इस्टापलापा नगरपालिका में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद यह ग्वाडलजारा और मॉन्ट्रे की यात्रा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो धीरे धीरे चढ़ रहा है लोगों पर फीफा विश्व कप का खुमार। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।